आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक टॉपिक का डेमो स्टार्ट कर रहा हूँ और टॉपिक गैसियस स्टेट ही है। सबसे बेसिक टॉपिक है। कोई पढ़ा है नहीं पढ़ा है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी पढ़े होंगे तो भी समझ में आ जाएगा। और ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट क्यों है क्योंकि ऑलमोस्ट तुम लोग शायद जहाँ तक मुझे पता है कि इसमें पास आउट वाले और ट्वेल्थ वाले हो, तो इतना तो पता होगा कि गैसियस स्टेट में एक इक्वेशन है P=nRT, जो कि लगभग हर टॉपिक में यूज होता है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें दो पार्ट है, एक है आइडियल गैस पार्ट और एक है रियल गैस पार्ट। आइडियल गैस में जस्ट थोड़ा सा खाली हल्का सा इंट्रोडक्शन देखें, मैं आगे जाऊंगा। आइडियल गैस में क्या है ना, आइडियल गैस में मेनली न्यूमेरिकल्स ही आएगा। 7 लॉज खाली है। क्या क्या है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल-लुसाक्स लॉ, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, कंबाइंड गैस लॉ है। इसके बाद डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। 7 लॉ है। 7 लॉ खाली नाम का 7 लॉ है, देखा जाए तो 5 लॉ बिल्कुल बराबर सेम ही है। क्या क्या? कौन कौन ना? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल-लुसाक्स लॉ, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस और कंबाइंड गैस लॉ जो है वो लगभग सेम ही है। तो एंट्रेंस के लिए खाली P=nRT अगर पढ़ लोगे ना तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ सबको कवर कर लेगा। तो देखा जाए तो तुम लोगों का बोर्ड में जो 7 लॉ है एंट्रेंस के लिए बस 3 लॉ में हो जाएगा, क्योंकि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ये सब हम नहीं पढ़ेंगे तो भी हम उसका क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें 2 पार्ट रहेगा। क्या? आइडियल गैस और एक रियल गैस। फिजिक्स में भी है ये टॉपिक, केमिस्ट्री में भी है ये टॉपिक। तो 2 एरिया से हमें क्वेश्चन मिल सकता है, तो इसको गारंटी हम लोग करके ही जाएंगे। और सबसे आसान टॉपिक है, मतलब जितना केमिस्ट्री में लगभग फिजिकल केमिस्ट्री का जितना टॉपिक है ये टॉपिक लगभग सबसे आसान है। अच्छा, तो हम लोग क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं तो ये तो हम आगे देखेंगे। अच्छा, स्टेट ऑफ मैटर का बारे में खाली बता देता हूँ। मैटर का स्टेट कितना है ना, मैं सेकंड स्लाइड में जाता हूँ। मैटर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं कैसे, मतलब 2 तरीका है हमारे पास। फर्स्ट क्या है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो सॉलिड में जैसे देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा है इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसलिए पार्टिकल मूव नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन में थोड़ा सा वाइब्रेशन रहता है जरूर। लिक्विड में वो जो फोर्स थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए लिक्विड फ्लो कर सकता है। और गैस में तो फोर्स बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब पूरा उड़ जाएगा, पार्टिकल के बीच में कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, मतलब लगभग ना के बराबर इंटरेक्शन। रियल गैस में हम देखेंगे एग्जैक्टली वो किस टाइप का इंटरेक्शन है। आइडियल गैस में तो 0 इंटरेक्शन है, अभी तो हम लोग फिलहाल मान के चलेंगे कि 0 इंटरेक्शन पार्टिकल में। और एक है काइनेटिक एनर्जी और थर्मल हीट, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का स्पीड कितना, उससे भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर को। जैसे सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो स्पीड होगा वो बहुत ही कम होगा, लिक्विड में इससे ज़्यादा होगा और गैस में बहुत ज़्यादा होगा। तो ये 2 रास्ता है, हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं मैटर को। सो एज पर दिस 2 क्राइटेरिया मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ऐसे देखा जाए तो 5 कैटेगरी हम लोग को लेना चाहिए। तुम लोग हायर क्लास में जाओगे तो 5 कैटेगरी देखोगे। एक तो हो गया सॉलिड, एक हो गया लिक्विड और एक हो गया गैस और एक हो गया BC। और एक हो गया BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, और एक हो गया प्लाज्मा। लेकिन ये जो 2 स्टेट है वो एक्सट्रीम कंडीशन में मिलेगा। BEC जब टेम्परेचर 0 केल्विन के आसपास रहेगा, समझ रहे हो ना, मतलब जब मैटर का एनर्जी 0 हो जाएगा तब उसका जो स्टेट है उसको हम लोग BEC बोलते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और एक ठीक इसका उल्टा, ये एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में, जैसे टेम्परेचर टेंड्स टू इन्फिनाइट, जैसे सन का कोर में जो रिएक्शन हो रहा है इससे ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल के आ रहा है, तो गैस को जो फॉर्म में ले जाता है, मतलब आयनाइज्ड गैस अलोंग विथ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो फेज को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। तो प्लाज्मा जो स्टेट है वो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है और BC जो है वो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है। तो ये दोनों को अभी हम लोग फिलहाल छोड़ देते हैं। तो हम लोग जो प्रैक्टिकल जो मैटर रहेगा उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जो ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर में एग्जिस्ट करता है। ये तो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर और एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, इसको तो हम लोग प्रैक्टिकली कर नहीं पाएंगे, ये सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी में नहीं हो पाएगा।
ये दो स्टेट को। लेकिन ये जो है ये नेचर में अवेलेबल है। तो प्रॉपर्टी इधर लिखा हुआ है, इधर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर लिखा हुआ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसको थोड़ा सा खाली देख लो। शेप सॉलिड और लिक्विड और गैस में किसका फिक्स शेप है? सॉलिड का फिक्स शेप है। क्यों? रीजन कोई अगर पूछेगा तो क्या रीजन दोगे? क्योंकि पार्टिकल में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग अगर है मतलब क्या हो जाएगा, तो उसका ज्योमेट्री, एक फिक्स ज्योमेट्री उसको मिल जाएगा, इसलिए इसका शेप फिक्स है। लेकिन लिक्विड का शेप फिक्स नहीं है, जहाँ पे हम लोग उसको रख देंगे उसी का शेप ले लेगा। और गैस का भी वही हालत है, जहाँ पे गैस को रख लेंगे वो उसी का शेप ले लेगा। तो खाली सॉलिड का शेप है और साइज, वॉल्यूम जो है इस वाला, एक शेप है और एक वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लोग साइज बोल सकते हैं। अच्छा, तो सॉलिड का फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम भी है, फिक्स साइज भी है। रीजन? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसका एक फिक्स ज्योमेट्री मिल जाता है इस स्टेट को। लेकिन लिक्विड का पता होगा फिक्स स्टेट, फिक्स शेप नहीं है, बट फिक्स वॉल्यूम जरूर है। 1 लीटर पानी को अगर हम बोतल में रखें या बाल्टी में रखें तो वो 1 लीटर ही रहेगा। हाँ, शेप जरूर बदल जाएगा। और गैस का ना शेप फिक्स है ना साइज फिक्स है। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल इधर आ सकता है, अच्छा गैस का वॉल्यूम है ही नहीं, अच्छा सॉलिड का एक वॉल्यूम है। मैं अगर बोल दूंगा कि सॉलिड मेरे पास है जिसका वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है, तो आराम से तुम लोग समझ जाओगे। मैं अगर बोलूँगा मेरे पास कुछ सैंपल ऑफ लिक्विड है जिसका वॉल्यूम है 10 लीटर, इसको भी तुम आराम से समझ जाओगे, क्योंकि दोनों का डिफाइंड वॉल्यूम है, लिखा हुआ है, देखो डिफाइंड दोनों का है वॉल्यूम। लेकिन गैस का क्या लिखा है? नॉट फिक्स्ड, मतलब डिफाइंड वॉल्यूम नहीं है। बट जैसे ही तुम टॉपिक में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा दैट सैंपल ऑफ गैस इज देयर हुज वॉल्यूम इज 20 लीटर। फिर कहाँ से आ गया है 20 लीटर? गैस का तो वॉल्यूम है ही नहीं, तो कहाँ से आया है 20 लीटर? गैस का वॉल्यूम नहीं है, उसको जहाँ पे हम लोग रख लेते हैं वो उसी का वॉल्यूम को पूरा पूरा ले लेता है। तो गैस का अपना खुद का वॉल्यूम नहीं है। तो जब हम वॉल्यूम ऑफ द गैस बोलते हैं तो क्या मीन करते हैं इनडायरेक्टली ना, जो कंटेनर में हम गैस को रखें वो उसी का वॉल्यूम ले लेता है, मतलब वही कंटेनर का वॉल्यूम ही है। जैसे एक एग्जांपल देखो, सपोज मैं 10 लीटर कंटेनर में, एक 10 लीटर कंटेनर, इसका वॉल्यूम है 10 लीटर, इसमें 1 मोल नाइट्रोजन गैस रखा हूँ। 1 मोल नाइट्रोजन मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन इसका अंदर में रखा हूँ, ठीक है। ये सब गैस पार्टिकल देखो, ये बहुत टाइनी, बहुत छोटा है, दिखता नहीं है। प्रैक्टिकली तुम अभी जहाँ पे पढ़ रहे हो दिख रहा है क्या गैस पार्टिकल? दिख नहीं रहा है, मैं इसको ऐसे बड़ा बड़ा थोड़ा डॉट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका अंदर 1 मोल नाइट्रोजन है 10 लीटर वॉल्यूम में। तो अभी मैं पूछूंगा कि नाइट्रोजन गैस जो कंटेनर में है, नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना है? तो मुझे क्या पूछोगे कि सर जिस नाइट्रोजन को जो कंटेनर में रखे हैं उसका वॉल्यूम कितना है? तो मैं जब बोलूँगा 10 लीटर, तुम्हारा आंसर भी वही 10 लीटर आएगा, क्योंकि गैस का अपना कुछ वॉल्यूम नहीं है, जो कंटेनर में रहेगा वही वॉल्यूम को अपने आप ले लेता है। अच्छा, अभी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट में चेंज करते हैं, प्रेशर टेम्परेचर सेम रखते हैं, अभी कंटेनर का साइज को चेंज कर देते हैं। अभी इसका वॉल्यूम सिर्फ 1 लीटर कर दिया मैं। सैंपल ऑफ गैस जो है वो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, वो वही है। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। जी सर, 10 लीटर कंटेनर। आवाज कट रहा है बेटा। सर 10 लीटर कंटेनर में 5 लीटर गैस नहीं रह सकता? क्या क्या? सर वो पूछ रहे हैं 10 लीटर कंटेनर में 5 लीटर गैस नहीं है। 5 लीटर वॉल्यूम का ये गैस नहीं रह सकता? नहीं ले सकते हैं। अभी 5 लीटर करना है तो वॉल्यूम को स्क्वीज कर दो, कम कर दो। अरे जो कंटेनर में रखोगे उसी कंटेनर का वॉल्यूम को गैस ले लेगा ना। गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स तो 0 है लगभग, वो तो उड़ जाएगा। सॉलिड को रखेंगे तो उसका एक फिक्स वॉल्यूम है, वो अपने आप को पकड़ के रखेगा। लिक्विड को अगर रखेंगे तो उसका भी एक फिक्स वॉल्यूम है। लेकिन गैस को कहीं पे भी हम रखेंगे ये तो उड़ जाएगा ना, ये तो आपस में ऐसे बांध के नहीं रख सकता है ना एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल को। तो जो कंटेनर में रखेंगे उसको पूरा वो ऑक्यूपाई कर लेगा। तो मैं जो एक्सपेरिमेंट अभी दिखा रहा था तुम्हें इधर, मैं अगर बोलूंगा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन आई हैव केप्ट इन दिस एक्सपेरिमेंट, योर आंसर वुड बी 10 लीटर। लेकिन इस सेम एक्सपेरिमेंट को मैंने चेंज कर दिया। देखो
टेम्परेचर प्रेशर वही रखा, वॉल्यूम को 10 लीटर से मैंने 1 लीटर कर दिया, छोटा कर दिया। तो आज और वही तुम बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। अभी वही 1 मोल नाइट्रोजन जितना इधर रखे थे, वही 1 मोल नाइट्रोजन को इधर रख दो। तो अभी मैं पूछूंगा कि ये जो 1 मोल नाइट्रोजन गैस है इसका वॉल्यूम कितना है, अब आंसर हो जाएगा 1 लीटर। ये देखो वॉल्यूम बदल गया, इधर 10 लीटर था, इधर 1 लीटर हो गया। तो मतलब इसका कोई डिफाइंड वॉल्यूम है ही नहीं। अच्छा, सॉलिड को तुम लोग जो भी कंटेनर में रखो या लिक्विड को जो भी कंटेनर में रखो, क्या उसका वॉल्यूम बदल जाएगा? इसका अंदर रखूंगा 1 लीटर लिक्विड, इसका अंदर आ जाएगा क्या, वो 0.5 लीटर हो जाएगा क्या? नहीं होगा। लेकिन गैस का वॉल्यूम इधर जितना होगा इधर भी उतना हो जाएगा। मतलब साफ है कि गैस का कोई डिफाइंड वॉल्यूम नहीं है जैसे सॉलिड और लिक्विड का होता है। तो गैस का वॉल्यूम जब हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है ना, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन व्हिच इट इज केप्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट को नोट कर लो। और बाकी जो है ये सब तुम्हें पता होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में बहुत हाई है, ये तो पता है। सॉलिड से कम है लिक्विड में, और गैस में लगभग ना के बराबर, टेंड्स टू 0। आइडियल गैस में तो 0 है। अच्छा, डेंसिटी सॉलिड का बहुत हाई है, लिक्विड का इंटरमीडिएट रेंज में रहेगा, गैस का लो रहेगा। अच्छा, मान लेते हैं एक क्वेश्चन पूछ लिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस मे बी ए गैस। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा, जैसे कि 4 सब्सटेंस दे दिया है, क्वेश्चन पूछा अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैस। अच्छा, गिवन व्हाट ना, डेंसिटी ऑफ ए इज 5 ग्राम पर सीसी, डेंसिटी ऑफ बी 8 ग्राम पर सीसी, डेंसिटी ऑफ सी 1 ग्राम पर सीसी, डेंसिटी ऑफ डी 0.001 ग्राम पर सीसी। ऐसे गैस होगा सर, होगा डी होगा, इससे पता चल जाएगा। क्योंकि ये जो 3 स्टेट मैटर में सबसे कम डेंसिटी जो है वो गैस का होगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो सबसे जो लोएस्ट डेंसिटी जिसका रहेगा ना, उसको हम गैस ले सकते हैं। तो ये पॉइंट ये वाला हो गया, डेंसिटी वाला पॉइंट। तो इससे क्वेश्चन हम लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम वाला पॉइंट है। सॉलिड लिक्विड को छोड़ के गैस का कोई डिफाइंड वॉल्यूम नहीं है, जो कंटेनर में रहेगा उसी का वॉल्यूम वो ही हो गया। नेक्स्ट, ये रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड में लिस्ट होगा, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन रहता है, लिक्विड में थोड़ा फ्लो हो सकता है तो मीडियम रहेगा, लेकिन गैस में ज़बरदस्त मोशन रहता है तो बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी रहेगा। ये हो गया। नेक्स्ट, ये डिफ्यूजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका ऊपर पूरा लॉ है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है। डिफ्यूजन मतलब क्या है ना, माइग्रेशन ऑफ गैस पार्टिकल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो गैस जो माइग्रेट करेगा हाई टू लो प्रेशर माइग्रेट करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में कभी नहीं हो सकता है। जैसे तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हो, नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सब। एक होता है हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हॉट से कोल्ड को ही हीट फ्लो हो सकता है, नॉट कोल्ड टू हीट, कोल्ड टू हॉट। कोल्ड टू हॉट करने के लिए जैसे रेफ्रिजरेशन में हम लोग करते हैं, तो फिर हम लोगों को काम कराना पड़ेगा, हम लोग को एक इंजन लगाना पड़ेगा। सिमिलरली डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन क्या है ना, माइग्रेशन ऑफ गैस पार्टिकल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अलॉयज, नॉट इन द रिवर्स डायरेक्शन, टिल द प्रेशर बिकम्स कांस्टेंट। अच्छा, तो ये जो डिफ्यूजन है सॉलिड में लगभग ना के बराबर, लेस मतलब ना के बराबर, नो, ऑलमोस्ट नो, लेस नहीं, मैं इसको नो करता हूं। अमरफस सॉलिड में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन उसको नेग्लिजिबल हम लोग मान सकते हैं। लेकिन लिक्विड में हो सकता है डिफ्यूजन, जिसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। अगर हम लोग एक मेम्ब्रेन लगा देंगे तो डिफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये भी स्लो प्रोसेस है। बट गैस में ये जो प्रोसेस है ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, इसलिए इसका ऊपर एक लॉ है, पूरा हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो कोई भी कंटेनर में मान लो गैस को स्टोर करके रखा गया है हाई प्रेशर में, तो थोड़ा सा अगर होल कर दोगे, देखोगे क्विकली गैस बाहर निकल के आ जाएगा, क्विकली विद इन नो टाइम बाहर के निकल के आ जाएगा, जब तक कि
प्रेशर जो है सेम ना हो जाता है बाहर और अंदर, ये फेनोमेनन, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन एंड दिस इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट इन गैस। लिक्विड में मिलता भी है लेकिन वो स्लो रहता है, ऑस्मोसिस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी इसका साथ रिलेटेड है इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है सॉलिड में हाई है तो कंप्रेसिबिलिटी लो होगा, लिक्विड में मीडियम और गैस में हाई, क्योंकि गैस में डिस्टेंस जो है एक पार्टिकल इधर है एक पार्टिकल इधर है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इसको तुम लोग बहुत एक्सटेंट तक कंप्रेस कर सकते हो। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैस का। और भी दो स्टेट है बीसी और प्लाज्मा, बट बीसी प्लाज्मा को अभी हम लोग डील नहीं करेंगे, वो एक्सट्रीम कंडीशन में। ये सब जो है नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, मतलब टेम्परेचर प्रेशर का अगर चेंज कर दोगे तो स्टेट बदल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर -10 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर में मैं रखा हूँ तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। यही वाटर को मैं अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर को बदल दिया, वाटर वही है, सेम सब्सटेंस है, खाली टेम्परेचर को गर्म कर दिया, हीट देके इसको गर्म किया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आया। अच्छा, प्रेशर को वही 1 atm रखा हूँ, अब ये लिक्विड फेज में आ जाएगा। ये सॉलिड था, ये अभी लिक्विड हो जाएगा। अभी देखो सेम कंपाउंड है, अब इसका टेम्परेचर को मैंने 120 डिग्री कर दिया और वही 1 atm प्रेशर है, ये क्या हो जाएगा ना, गैस। तो मैटर का डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन देयर आर 3 स्टेट्स एट नॉर्मल कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन में और 2 स्टेट भी मिलेगा, अभी फिलहाल इसको हम डील नहीं करेंगे। हम लोग डील करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये 3 स्टेट तुम लोगों का सिलेबस में है। फर्स्ट हम लोग गैस को डील करेंगे अभी। इज इट क्लियर? So should we move to the next slide? Yes, sir. down button. अच्छा, इसको ये तो बाद में देना पड़ेगा, इसको ये अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। आइडियल 2 टाइप का गैस मैंने बताया था, एक आइडियल और एक रियल। अभी तो फिलहाल हम लोग आइडियल को डील करेंगे। और अगर एक्चुअली पूछा जाएगा कि जो गैस हम लोग डील करते हैं हमारा आसपास है वो कौन सा गैस है, रियल है या आइडियल है? एक्चुअली रियल है, लेकिन हम लोग इसको आइडियल अज्यूम करके करते हैं, बहुत सारा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। और दोनों में डिफरेंस क्या है इधर मैं खाली लिख दिया हूँ, इसको खाली थोड़ा सा देख लो। आइडियल में क्या है देखो, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी तो काम कर रहा था, ये आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन एक साइंटिस्ट वैन डर वाल वो क्या कर रहे थे ना, कुछ प्योर गैस को कलेक्ट करके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उनको क्या है कि इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिला। देखो वो जब पी वर्सेस पीवी ग्राफ ड्रॉ किए, अच्छा तुम लोग पी वर्सेस पीवी ग्राफ ड्रॉ किए हो? पी वर्सेस पीवी ग्राफ कैसे आना चाहिए पता है तुम्हें? इट शुड बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू पी एक्सिस आना चाहिए। खैर चलो मैं बॉयल्स लॉ में बता दूंगा ये कैसे आया, लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं, अगर पी वर्सेस पीवी ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे आइडियल गैस में तो ये ऐसे टाइप का आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू पी एक्सिस। लेकिन उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उनको क्या मिला ना, कुछ गैस ऐसे हैं जिसका पी वर्सेस पीवी स्टार्टिंग से बढ़ रहा है, और कुछ गैस है जिसका पी वर्सेस पीवी ग्राफ जो है फास्ट डिक्रीज करके फिर बढ़ रहा है। ठीक है, तो मतलब इसे क्या पता चला? अच्छा, ये जो मिडिल वाला लाइन है ये किसके लिए ना, आइडियल के लिए मैं लिख दिया था। तो अगर आइडियल गैस होता तो ऐसे ही आता, लेकिन ये ऊपर जा रहा है, नीचे आके ऊपर जा रहा है, मतलब आइडियल से डेविएशन आ गया। इसको हम लोग रियल गैस बोलते हैं, जो कि सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे। ये ग्राफ को एनालाइज करेंगे और रियल गैस क्या है उसको पढ़ेंगे, और ये पीवी इक्वल टू एनआरटी को इसको मॉडिफाई भी करेंगे। प्रेशर में एक मॉडिफिकेशन दिया जाएगा और वॉल्यूम में एक मॉडिफिकेशन दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा ना, आइडियल गैस में हम लोग अज्यूम ये कर लिए थे कि जो गैस पार्टिकल का बीच में जो अट्रैक्शन है, अच्छा अट्रैक्शन दो ऑब्जेक्ट का बीच में जो अट्रैक्शन रहता है वो किसका ऊपर डिपेंड करेगा? दोनों का मास का ऊपर डिपेंड करेगा, और दोनों का बीच में डिस्टेंस का पावर 2 का ऊपर डिपेंड करेगा। और डिस्टेंस का पावर 2 के साथ हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, F is inversely proportional to R square, but F is directly proportional to M1 into M2। तो दोनों का मास जितना ज्यादा होगा उतना अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा,
और दोनों का बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा, कम, नोट इट, कम होगा, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आर जितना कम होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। अच्छा, गैस पार्टिकल क्या है ना, एक तो दिखता नहीं है, रूम में है, देखो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे रूम में एयर तो है ही है, तो ये पार्टिकल दिखता नहीं है, इतना छोटा पार्टिकल है, तो मास कितना होगा, बहुत कम होगा, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम होगा। अच्छा, और एक चीज, गैस में जो पार्टिकल है इनका बीच में डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब ये जो फोर्स जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। मतलब दो ठो रीजन सपोर्ट कर रहा है हमारा एजम्पशन को, क्या ना, एक तो मास उनका बहुत कम है और डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी लार्ज, तो दोनों दो फैक्टर विल एंश्योर दैट देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन गैस पार्टिकल्स। तो ये आइडियल गैस में था, लेकिन रियल गैस में हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखो वैन डर वाल ने क्या बोला, देखो, अच्छा उन्होंने बोला कि देखो तुम लोग एक बड़ा कंटेनर में कुछ कम गैस रखे हो, मान लेते हैं 1 मोल नाइट्रोजन में रखा हूं, ठीक है, और एक 10 लीटर कंटेनर में रखा हूं, 10 लीटर बड़ा वाला वॉल्यूम हो गया, 10 लीटर, इमेजिन करते रहो तुम लोग जो पानी पीते हो 1 लीटर बोतल, तो 10 लीटर बोतल मतलब कितना होगा, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो 1 मोल नाइट्रोजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन को मैं 10 लीटर कंटेनर में रखा हूं, तो जाहिर सी बात है जो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल वो ज़्यादा होगा ही होगा, मास कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये नेग्लिजिबल है, सही अजम्पशन है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट में थोड़ा चेंज करते हैं। अच्छा, ये वेसल को हम लोग स्क्वीज कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। अच्छा, मान लेते हैं अभी 10 लीटर से 10 ml कर दिया, मतलब 1000 टाइम इसको छोटा कर दिया कंटेनर को, लेकिन जो सैंपल इसमें था 1 मोल नाइट्रोजन वही है, ये 28 ग्राम जो था इसको मैंने कम नहीं किया, ठीक है, खाली मैंने वॉल्यूम को कम कर दिया। अच्छा, तो सेम सैंपल इधर था 10 लीटर वेसल में, सेम सैंपल है इधर 10 ml वेसल में, वॉल्यूम सब्सटेंशियली कम हो गया, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स विल सब्सटेंशियली डिक्रीज। तो डिस्टेंस अगर बहुत कम हो जाएगा तो एफ जो है डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर 2 का साथ, अगर ये बहुत कम हो जाएगा देन एफ जो है फोर्स जो है वो आ जाएगा कुछ ना कुछ, जो हम नेग्लेक्ट करते थे इधर हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो रियल में हम लोग इसको चेंज करेंगे। जो हम लोग अभी बोल रहे हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स को 0 ले लो, 0 ले लो, रियल गैस में उसको 0 नहीं लेंगे, उसको हम लोग इसीलिए एक फैक्टर उधर हम लोग ऐड करेंगे वो इक्वेशन में। अच्छा, और क्या चेंज होगा आइडियल और रियल में, वॉल्यूम। अच्छा, सेम एग्जाम्पल देखो, अच्छा ये नाइट्रोजन पार्टिकल है, ये दिखता नहीं है, 10 लीटर कंटेनर में है, तो इसका वॉल्यूम को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो बहुत कम होगा, तो हम लोग आराम से इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो मैं जब बोलूंगा व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द गैस, तुम लोग बोलोगे वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, क्योंकि तुम लोग इसको नेग्लेक्ट कर दिए हो। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल देखो, ये रूम का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रूम का डायमेंशन लगभग कितना होगा, 644 644 मीटर क्यूब होगा, 6 × 4 24 × 4 96, तो लगभग ये 96 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है रूम का, ठीक है। तो सपोज इसमें करीब अगर हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, इसमें 60 लीटर 70 लीटर लगभग एयर मिलेगा इसी रूम का अंदर, 60-70 लीटर एयर मिलेगा। अच्छा, इसका जो वॉल्यूम है, अच्छा मान लेते हैं पेन का एग्जांपल लेता हूँ, मान लेते हैं पेन जो है ना एक गैस पार्टिकल है, तो ये रूम है 96 मीटर क्यूब वॉल्यूम, और लीटर में कितना होगा, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर है, तो 96,000 लीटर है ये रूम का वॉल्यूम। अच्छा, ये पेन का वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा कितना ये होगा 8 cc करीब होगा, 7 to 8 cc करीब होगा। अच्छा, तो मैं रूम का अंदर ये पेन को रखा, मैं बोला अभी व्हाट इज़ द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द रूम, तो क्या आंसर दोगे मुझे कि वॉल्यूम ऑफ द रूम माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस पेन बोलोगे, एग्जैक्ट अगर आंसर देना चाहोगे। लेकिन मैं अभी बोलूँगा कि पेन का जो वॉल्यूम है दिस इज बहुत छोटा है ना, इसको नेग्लेक्ट कर दो, 96,000 लीटर कहाँ है और 8 ml कहाँ है, तो कंपेयर टू दिस नेग्लेक्ट कर दो, तभी मैं बोलूँगा कि इसको नेग्लेक्ट कर दो। देन व्हाट इज द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द रूम, तुम मुझे बोल दोगे कि जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट जो था वही आंसर बोलोगे मुझे, तो इसको नेग्लेक्ट कर दोगे। तो आइडियल गैस में क्या होता था ना, तुम लोग इसको नेग्लेक्ट करते थे, लेकिन रियल गैस में क्या होगा। अच्छा सोचो, रियल गैस में क्यों नेग्लेक्ट नहीं करोगे। सेम एक्सपेरिमेंट को देखो,
1 मोल नाइट्रोजन को हम 10 लीटर कंटेनर में रखे थे, ठीक है, आराम से नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन अभी ये वॉल्यूम को हम लोग स्क्वीज करके 10 ml तक आ गए, लेकिन 1 ml नाइट्रोजन हुई है, तो इसका वॉल्यूम को नेग्लेक्ट अगर करोगे कंपेयर टू 10 ml, सब्सटेंशियल एरर आ सकता है। इसलिए हमें वो वॉल्यूम को ऐड करके ये 10 से माइनस करना पड़ेगा रियल गैस में जाके। लेकिन अभी आइडियल गैस में क्या करेंगे ना, अभी हम आइडियल गैस में यही अज्यूम करेंगे कि ये जो पार्टिकल है ये दिखता नहीं है, और इसका वॉल्यूम को हम लोग सेफली क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो रियल गैस में हम लोग वो वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, और आइडियल गैस में अभी हम लोग वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करेंगे। जब आइडियल वॉल्यूम कोई बोलेगा तुम्हें तो क्या बोलोगे, आइडियल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, यही आंसर होगा। लेकिन बाद में ये तो पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन कोई रियल पूछेगा तो रियल वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना है ना, ये बोलोगे तुम, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन मोशन, इसको तुम्हें माइनस करना पड़ेगा रियल गैस में, इसलिए V में एक फैक्टर माइनस होगा उधर। लेकिन आइडियल गैस में डायरेक्टली हम लोग V को यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर देंगे। ये दो डिफरेंस है आइडियल और रियल गैस में। और सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी बहुत सारा है, जैसे कि कोलिजन इलास्टिक होगा हमेशा, इनइलास्टिक कोलिजन अगर होगा तो हर कोलिजन में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा, और कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर प्रेशर जीरो हो जाएगा, जबकि गैस में होगा ही नहीं कभी। ये सेम रहेगा आइडियल रियल में। और क्या रहेगा ना, गैस पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ मोशन, कभी वो रेस्ट में रह ही नहीं सकता है, हमेशा वो मूव करेगा, मूव करता ही रहेगा, जब तक वो रहेगा मूव करता ही रहेगा। और जब वो मूव करता है तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और विथ कांस्टेंट स्पीड, याद रखना कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, और एक ही डायरेक्शन में जाएगा। और एक कोलिजन के बाद, कोलिजन जब हो जाएगा फिर उसका डायरेक्शन और स्पीड बदल जाएगा, ये सेम रहेगा। और एक पोस्टुलेट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में, एक गैस सैंपल में बहुत सारा गैस पार्टिकल है, जैसे कि इधर 1 मोल नाइट्रोजन लिए थे तो अवोगाड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इसमें, तो इसका स्पीड सबका सेम है या अलग है, अलग है एक्चुअली, बहुत लो रेंज से लेके बहुत हाई रेंज तक बिलोंग करता है। और जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल का जो स्पीड आता है ना, उसको हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं, वो भी पढ़ाया जाएगा लास्ट को। लेकिन स्पीड जो है गैस पार्टिकल का, ये सब अलग अलग होता है। मीन्स स्पीड अगर अलग है तो काइनेटिक एनर्जी भी अलग होगा गैस मॉलिक्यूल का। लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमेशा एंड हमेशा टेम्परेचर का ऊपर डिपेंड करेगा, और कोई भी फैक्टर का ऊपर नहीं है, याद रख लो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बाद में हम डिराइव अगर करेंगे, तुम लोग अगर ज्वाइन करोगे तब ये देखोगे फॉर्मूला आएगा, तब ये फॉर्मूला से पता चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो ये जो के है ये तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो मतलब खाली टेम्परेचर का ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये दो डिफरेंस हो गया आइडियल और रियल का बीच में। रियल खैर जब आएगा वो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या मान के चलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन देम इज आल्सो नेग्लिजिबल। वो जब रियल आएगा तब पढ़ोगे, अभी इसके बारे में कुछ नहीं। नेक्स्ट, गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस, इसको तो तुम लोग ये सब पढ़े होंगे, सब पता ही होगा, खाली देख के चलो थोड़ा, खाली हाइपोथेटिकल क्या लिखा गया है। नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तुम्हें पता है ऑलरेडी, लेकिन इसको हम लोग आइडियल गैस में चेंज करेंगे। इसको हम लोग आइडियल गैस में चेंज करेंगे। नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी फिलहाल हम लोग अज्यूम करेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूजुअली गैस जो है वो नॉन मेटालिक मेटल से आता है, ये भी पता होगा। नेक्स्ट, गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला, सो लो मॉलिक्यूलर मास, वो सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, गैस का कोई एक बाउंड्री सरफेस, डिफाइंड बाउंड्री सरफेस नहीं है, अभी अभी बोल रहा था मैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है बिल्कुल, उधर पार्टिकल जो है अपने आप उड़ जा रहे हैं, तो कोई डिफाइंड सरफेस ही नहीं रहेगा, तो उसका कोई डेफिनाइट वॉल्यूम ही नहीं रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस मतलब क्या है ना, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज हेल्ड और केप्ट। और शेप क्या होगा ना, उसका शेप भी नहीं है, ना शेप है ना साइज है, शेप जहां पे रखोगे उसी का शेप ले ले, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिफ्थ वन, ये भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कमजोर है, डिस्टेंस जो है पार्टिकल का बीच में बहुत ज़्यादा है, मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो डेंसिटी बहुत कम रहेगा।
रिस्पॉन्सिबल फॉर लो डेंसिटीज। तो 2-4 सब्सटेंस का अगर डेंसिटी दिया है, जो सबसे लोएस्ट में रहेगा यूजुअली वही गैस होगा। नेक्स्ट 6th वन, ये भी नेचुरल पॉइंट है, हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग इसको कंप्रेस बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक कर सकते हैं। ये सही है। अच्छा, ए वाला 7, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लो। गैस मिक्सचर इज ऑलवेज होमोजेनियस, ऑलवेज, कोई भी गैस को क्यों ना हो मिलाओ। देखो कितना बाइनरी मिक्सचर टोटल हो सकता है। आउट ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर देयर कैन बी 9 टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। सॉलिड इन गैस, solid in liquid, solid in solid, liquid in gas, liquid in liquid, liquid in solid. Similarly, gas in gas, gas in liquid, gas in solid. तो देखो, तो 9 टाइप टोटल बाइनरी सोल्यूशन पॉसिबल हो सकता है। सरफेस केमिस्ट्री में इसका नाम क्या है, जेल कौन है, एरोसोल कौन है, सब पढ़े होंगे तुम लोग। इसी का बारे में थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो टोटल 9 टाइप बाइनरी सोल्यूशन हो सकता है। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, फिर लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, फिर गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड। ये 9 टाइप में सिर्फ एक टाइप ऐसा है जो कि हमेशा हमेशा होमोजीनियस ही होता है। बाकी जो सब कॉम्बिनेशन है वो होमोजीनियस हो सकता है, हेट्रोजीनियस हो सकता है, बाकी जो है, लेकिन एक इसमें है गैस इन गैस जो कि हमेशा होमोजीनियस होता है। इसलिए जब तुम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ोगे, कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ोगे, तो देखोगे कि नंबर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन जो पूछेगा वो 9 आंसर नहीं आएगा, उसका आंसर आएगा 8। टोटल थियोरेटिकली 9 तो पॉसिबल है, लेकिन इसमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। कोलोइडल सॉल्यूशन 2 फेज सिस्टम है, लेकिन एक ही फेज सिस्टम हो जाएगा, होमोजीनियस हमेशा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, गैसियस मिक्सचर जो है हमेशा हमेशा होमोजीनियस होता है। चाहे कौन क्या हो जाए, नेचर ऑफ द गैस चाहे कुछ भी रहे, लेकिन जो मिक्सचर जो है वो हमेशा रहेगा होमोजीनियस। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो। गैस का एग्जांपल गैस मिक्सचर, कोलोइडल मिक्सचर नॉट पॉसिबल। गैस मिक्सचर हमेशा होमोजीनियस हो जाएगा, हेट्रोजीनियस नहीं हो सकता है। क्या पूछ रहे हो क्या? गैस इन गैस का कोई भी यार ले लो, बेस्ट जहाँ पे बैठे हो यार में कितना मिक्सचर है बताओ। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, तुम जो एयर को इनहेल करते हो इसमें बहुत सारा मिक्सचर है। हाँ, अलग बात है कि बॉडी हम लोगों का ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करके बाकी सबको छोड़ दे रहा है, लेकिन इसी में तो बहुत सारा गैस का मिक्सचर है। सब होमोजीनियस है ना, नहीं तो अगर हेट्रोजीनियस होता ना, ऑक्सीजन इधर ज़्यादा होता उधर कम होता, तो हम लोगों को थोड़ा टाइम इधर रहना पड़ता, थोड़ा टाइम उधर रहना पड़ता, नहीं तो ऑक्सीजन इधर कम हो जाता। इसीलिए तो हम जिंदा है, आराम से रह रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, प्रेशर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, प्रेशर मतलब क्या है ना, फोर्स अपॉन यूनिट एरिया। अच्छा, एक सॉलिड को मैं अपना इधर पाम में रखा हूँ, सपोज ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है मेरा हाथ का ऊपर, मैं बोलूँगा कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो ये फोर्स इसका निकाल दो m/g करके। ये जो सरफेस एरिया जो है उसको पेंसिल में ड्रॉ कर दो, फिर माप लेना इसको कितना है, तो फोर्स अपन सरफेस एरिया कर देना, फिर मिल जाएगा कितना प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहा है मेरे पाम का ऊपर। अच्छा, मान लेते हैं एक लिक्विड, तो लिक्विड अगर बोतल में है तो वो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, जैसे कि इधर तो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ये वॉल का ऊपर। तो अगर कोई पूछेगा कि ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ये स्टैटिक स्टेट में है, तो फॉर्मूला लगा देना h/g, सबको मालूम होगा शायद। तो लिक्विड का प्रेशर हम लोग h/g करके कैलकुलेट कर देंगे, सॉलिड का फोर्स अपन यूनिट एरिया करके कर देंगे। अच्छा, गैस का प्रेशर क्या है? गैस तो कोई डिफाइंड शेप नहीं है, गैस तो इधर उधर घूमता रहता ही है। अच्छा, जब वो घूम रहा है तो कोलाइड कर रहा है कि नहीं वॉल के साथ, इधर वॉल के साथ कोलिजन कर रहा है। जो अभी कोलाइड कर रहा है वो नेक्स्ट मोमेंट में बाहर आ जा रहा है, अट्रैक्ट करने में बिजी हो जा रहा है, फिर और कुछ मॉलिक्यूल जा रहे हैं कोलिजन करने के लिए। तो ये जो कोलाइड कर रहा है तो कुछ फोर्स दे रहा है कि नहीं वॉल का ऊपर, वही जो एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर ऑफ द गैस। तो कोई बोलेगा कि व्हाट इज प्रेशर ऑफ द गैस ना, प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू, ए रीजन दे देना, इज ड्यू टू
कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन द इनर वॉल ऑफ द कंटेनर। इनर वॉल में जो कोलिजन हो रहा है गैस मॉलिक्यूल का, निरंतर कंटिन्यूसली जो हो रहा है, वो जो एवरेज फोर्स दे रहा है, एग्जर्ट कर रहा है पर यूनिट वॉल ऑफ द कंटेनर, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर ऑफ द गैस। देखो इसलिए तो फट जाता है, कभी कभी टंकी फट जाता है, सुन लेंगे तुम लोग, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया मान लेते हैं टंकी का अंदर, फट जाएगा, फिर अगर विथ स्टैंडिंग प्रेशर से क्रॉस कर जाएगा तो फट जाता है। तो गैस का प्रेशर याद रखना, कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल्स इन द इनर वॉल ऑफ द कंटेनर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। वॉल्यूम और प्रेशर दो ठो। ओके, नेक्स्ट वाला हाई काइनेटिक एनर्जी, ये तो अंडरस्टैंडेबल है, नो प्रॉब्लम, गैस मॉलिक्यूल पूरा फ्री है, कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है, तो हाई काइनेटिक एनर्जी तो रहेगा। अच्छा, और एक इसे क्लासिफाई कर दिया गया है इसे गैस को डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। एक क्लासिफिकेशन पर्टिकुलरली थर्मोडायनामिक में इंपॉर्टेंट है, जब तुम लोग गामा कैलकुलेट करोगे, ये वाला CPm/CVm, रेशियो ऑफ टू मोलार हीट कैपेसिटी, जब कैलकुलेट करोगे तब ये कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगा। मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक का क्या होगा, तब तुम्हें पता चलेगा ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, रोटेशनल क्या है, वाइब्रेशनल मोशन क्या है, और किसमें कितना हीट जाता है, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, तब ये कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, और लास्ट, गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट सेटल अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। सही है, ग्रेविटी के अंदर बैठ नहीं जाता है नीचे, सेटल प्रेसिपिटेट नहीं करता। तो ये हो गया क्या, सब प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस। होपफुली ये सब तुम लोग समझ में आ गया होगा तुम लोगों का। अच्छा, इधर और एक पॉइंट में लिखा हूँ क्या ना, जैसे तुम लोगों का फेज चेंज हो रहा है, एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो दोनों का क्या क्या कांस्टेंट, अच्छा बताओ तो फेज चेंज टाइम में क्या क्या पैरामीटर कांस्टेंट रहता है, पहले बता सकते हो। एक फेज ट्रांजिशन होता है, या तो सॉलिड से लिक्विड होता है, या तो लिक्विड से गैस होता है। जब ये ट्रांजिशन होता है, जब ये चेंज होता है, एक्सटर्नल पैरामीटर किसको हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दोनों कांस्टेंट रहना पड़ेगा। तो देखना, जब वाटर बॉयल करता है, ऐसे लिखा रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 180 एम प्रेशर। ऐसा नहीं है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है 100 डिग्री हमेशा, वो प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन में जाओगे तो समझ में आएगा, अभी खैर इसको हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो जब फेज ट्रांजिशन होता है तब दो पैरामीटर, एक्सटर्नल पैरामीटर कांस्टेंट रहता है, क्या क्या ना, टेम्परेचर और एक प्रेशर। तुम लोग सुने होंगे जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है 100 डिग्री में होता है और 180 एम प्रेशर में, हाँ इसको चेंज कर दोगे तो ये 100 डिग्री जो है ये बदल जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर का ऊपर डिपेंड करता है, because boiling point is the characteristic temperature when vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम ज़्यादा हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बदल जाएगा। तो पहाड़ का ऊपर हम लोग जाते हैं, खाना बनाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्यों, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। प्रेशर कुकर में करते हैं, उल्टा हो जाता है, 5 मिनट में खाना बन जाता है, क्योंकि प्रेशर को हम लोग छोड़ते नहीं है, दबा के रखते हैं अंदर। तो प्रेशर बढ़ गया मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, 400-500 डिग्री हो जाता है नॉर्मल प्रेशर कुकर में। 400-500 डिग्री में राइस या दाल आराम से 2-4 मिनट में बॉईल हो जाएगा। तो फेज ट्रांजिशन के टाइम में हमेशा दो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये थर्मोडायनामिक्स अगर पता नहीं होगा, तुम लोग ज्वाइन करोगे तो थर्मोडायनामिक्स में सब पढ़ोगे। अच्छा, एनर्जी क्या क्या कांस्टेंट रहता है, एनर्जी दोनों का, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होता है तब बॉइलिंग नहीं होगा। वेपराइजेशन चल रहा है वो अलग बात है, वेपराइजेशन और बॉइलिंग टोटली अलग चीज है। तो जब काइनेटिक एनर्जी लिक्विड फेज का और काइनेटिक एनर्जी गैस फेज का सेम हो जाएगा, देन दिस फेज ट्रांजिशन विल टेक प्लेस। लेकिन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी अलग रहेगा। गैस है और टोटल एनर्जी जो है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी भी बदल जाएगा। तो जब फेज ट्रांजिशन हो रहा है, और एक पॉइंट याद रखो, टेम्परेचर प्रेशर तो कांस्टेंट रहता है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी क्या कांस्टेंट रहता है, क्या वेरी करता है, टोटल एनर्जी बदल जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बदल जाता है। पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगा, स्टेट चेंज हो गया ना, तो जरूर पोटेंशियल एनर्जी तो गारंटी बदल जाएगा ही जाएगा। लेकिन कौन सा एनर्जी सेम रहेगा, दोनों का काइनेटिक एनर्जी जब सेम हो जाएगा, देन द लिक्विड विल स्टार्ट बॉइलिंग।
ये वाला पॉइंट इसका रिलेटेड है। खैर चलो, ये फेज ट्रांजिशन का ऊपर है, ये गैस स्टेट में कुछ ऐसा कुछ नहीं आएगा, जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया था। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब हम लोग चैप्टर शुरू कर सकते हैं। अब ये इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, क्या मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या है गैस का सब? एक तो है नंबर ऑफ मोल्स, तुम लोग जानते ही हो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको ना। एक फार्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, where Na is Avogadro's number, means this is equal to 6.023 into 10 power 23। तो नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स पता ही होगा, कलेक्शन ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो जितना एटम दिया है इसमें एवोगाड्रोस नंबर डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। या और एक तरीका है, मास इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास, एक कर देंगे तो हो जाएगा। दिस इज मास इन ग्राम, दिस इज मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। तो इससे भी हमें मोल मिल सकता है। और मोल एक फंडामेंटल क्वांटिटी है फिजिक्स में, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है इसमें मोल एक है। जैसे मास MLT हो गया, मोल हो गया, कैंडेला हो गया, एम्पियर हो गया, तो मोल है कि नहीं? तो मोल एक फंडामेंटल क्वांटिटी है एंड डिफाइंड एज व्हाट? वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये एक मेजरेबल प्रॉपर्टी गैस का है। और एक तरीका है, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस जितना दिया है डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर कर देना। और कुछ फार्मूला वो बाद में पता चलेगा, अभी खैर जरूरत नहीं है, इसे यही 2 में काम हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम, नेक्स्ट है प्रेशर और नेक्स्ट है टेम्परेचर। वॉल्यूम बताया, वॉल्यूम क्या है? वेरी इजी, गैस का कोई वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम ऑफ द गैस मीन्स व्हाट? ना, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन व्हिच इट इज स्टोर्ड। Volume of the container in which it is stored। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द गैस, एक मेजरेबल प्रॉपर्टी। जो कंटेनर में रखेंगे उसका ही वॉल्यूम है, तो उसको हम लोग मेजर पहले से कर लेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। अच्छा, प्रेशर एक मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मानोमीटर करते हैं या प्रेशर गज यूज करते हो। डिजिटल मीटर आ गया है, तुम लोग टायर का प्रेशर जो मेजर करते हो वो प्रेशर गज यूज करते हो कि नहीं? वो PSI रीडिंग में देता है। खैर मानोमीटर में एटमॉस्फेयर या तो पास्कल रीडिंग में मिल सकता है तुम्हें। ये भी एक मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर ऑफ द गैस का मतलब क्या है ना? कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल्स in the inner wall of the container। Excuse me, sir. बोलो। Sir, volume of gas में आपका क्या लिखा है? Volume of the container in which it is stored। थोड़ा छोड़ के लिख दीजिएगा। in which it is stored। नंबर ऑफ मेजरेबल गैस का हम लोग मेजरेबल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, जो इसका लॉज में अभी आगे जो लॉज पढ़ोगे ना इस सब में आएगा। क्या क्या मेजरेबल प्रॉपर्टीज है? 4। फर्स्ट वाला क्या है ना? मोल। ये तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मोल पूरा। मोल का फॉर्मूला क्या है ना? मास इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास, या तो नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स से आयंस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर कर सकते हो। ये मोल हो गया पहला। उसको मेजर कैसे करोगे बताया। दूसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द गैस मीन्स वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, दैट्स इट। तो जो कंटेनर में रखोगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो कंटेनर का वॉल्यूम मेजर कर दो, मिल जाएगा तुम्हें, ये मिल जाएगा। अच्छा, प्रेशर ऑफ द गैस मीन्स व्हाट ना? कोलिजन ऑफ द गैस पार्टिकल्स इन द इनर वॉल ऑफ द कंटेनर, इनर वॉल ऑफ द कंटेनर। तो इसको हम लोग भी डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। कैसे? मानोमीटर में कर सकते हैं। बारोमीटर नहीं, बारोमीटर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। मानोमीटर में कर सकते हैं, प्रेशर गज में कर सकते हैं। ये भी मेजरेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, टेम्परेचर, ये भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज। टेम्परेचर इज व्हाट ना? इट मेजर्स द डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस, और इट गिव्स एन आइडिया ऑफ थर्मल एनर्जी कंटेंट इन द ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेम्परेचर जो है इसको समझना। तो ये टेम्परेचर जो है इसको कैसे मेजर करते हैं ना? बाय थर्मोमीटर। तो ये भी एक मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। तो ये जो 4 प्रॉपर्टीज देख रहे हो ये 4 मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। और जो लॉज अभी पढ़ेंगे हम लोग, जो लॉज पढ़ेंगे, ये 4 प्रॉपर्टी हर लॉज में रहेगा ही रहेगा।
क्योंकि ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज ही है। अच्छा, तो बिफोर वी गो टू द लॉज, लेट्स डिस्कस देयर यूनिट्स फर्स्ट। यूनिट पहले डिस्कस, क्योंकि जो न्यूमेरिकल बताया था, आइडियल गैस में मोस्टली क्या पूछेगा, न्यूमेरिकल। रियल गैस में मोस्टली क्या पूछेगा, थ्योरी, कॉन्सेप्ट मेनली, या तो ग्राफ, यही सब रिलेटेड पूछता है। तो इधर ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही पूछता है, या तो डायरेक्ट अगर नहीं पूछेगा और कोई टॉपिक में इसका इनडायरेक्ट एप्लीकेशन मिलेगा सर। तो इसको करने के लिए, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ये सब प्रॉपर्टी को हम लोग एक पर्टिकुलर यूनिट में रखेंगे, तब जाके कर सकते हैं। तो इसका पहले यूनिट डिस्कशन कर देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ब्लैंक पेज। अच्छा, फर्स्ट टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर, फर्स्ट टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर मेजर्स व्हाट, नाइट मेजर्स डिग्री ऑफ, थर्मोडायनामिक्स में इसका बहुत बढ़िया सा, हीट पढ़ोगे ना, तो हीट पढ़ोगे तब टेम्परेचर पढ़ोगे बढ़िया से। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। और हम लोग थोड़ा इसको और थोड़ा सा साइंस लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो टेम्परेचर मेजर्स डिग्री ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल मीन्स हीट एनर्जी। Temperature measures the degree of hotness or coldness of an object, or temperature measures the degree of thermal energy of an object. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए तो टेम्परेचर का हम लोग 3 स्केल लेते हैं, ज़्यादातर 2 तो यूज होता है, लेकिन 3 स्केल हम लोग याद करते हैं। अच्छा, क्या क्या है ना, एक तो डिग्री सेंटीग्रेड और एक फ़ारेनहीट और एक है केल्विन। लेकिन केल्विन साइंस में यूज होता है, क्यों, रुको मैं बताता हूँ अभी। अच्छा, ये स्केल को समझने के लिए हम लोग 2 कांस्टेंट ले लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और एक है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये दोनों स्केल को हम लोग कंपेयर कर देंगे तो टेम्परेचर स्केल का बीच में रिलेशनशिप हम लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, तो फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फर्स्ट डिग्री सेंटीग्रेड स्केल का। अच्छा, डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और 0 to 100 जो है, कितना डिवीजन बनाया गया है ना, 100 डिवीजन बनाया गया है। ईच डिवीजन रिप्रेजेंट 1 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया डिग्री सेंटीग्रेड स्केल। ये सब तो सबको पता ही होगा। मैं 2 कांस्टेंट जो लिया हूं, लोअर लिमिट को मैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया हूं, अपर लिमिट को मैं लिया हूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में अगर लेंगे तो ये 0 डिग्री रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा 100 डिग्री, और स्केल को 100 डिवीजन बनाया गया है। ये ईच डिवीजन रिप्रेजेंट्स 1 डिग्री। अच्छा, देन फ़ारेनहीट। फ़ारेनहीट में ये 32 डिग्री फ़ारेनहीट इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहीट है, डिग्री फ़ारेनहीट स्केल। तो तुम लोग मेडिकल के लिए तैयारी करते हो, तुम लोगों के लिए ज़रूरत होगा, ये जो थर्मोमीटर में जो मेजर करते हैं उधर फ़ारेनहीट स्केल ही रहता है टोटल। ठीक है, तो फ़ारेनहीट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर रहेगा 32 डिग्री में, और बॉइलिंग पॉइंट आएगा कहाँ पे, 212 डिग्री में, और एक केल्विन जिसको हम लोग, अच्छा हाँ, डिवीजन कितना है, इससे इसको माइनस कर दो, तो 0 18 180 डिवीजन। ठीक है, तो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में इसको अगर फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लेंगे तो इधर 100 डिवीजन, इधर 180 डिवीजन किया गया है। अच्छा, ये जो प्रैक्टिकली हम लोग यूज करेंगे इसको, ये केल्विन वाला है, क्यों, रुको, ये केल्विन स्केल। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है इसमें ना, 273 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन, और टोटल डिवीजन कितना है ना, 100 डिवीजन। मतलब इधर जितना डिवीजन इधर जितना डिवीजन, मतलब चेंज अगर कैलकुलेट करेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड में करो या केल्विन में करो वो सेम रहेगा,
क्योंकि दोनों में एक डिवीजन बेसिकली 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन चेंज वो फ़ारेनहीट में वो नहीं रहेगा। ये दोनों में चेंज बिल्कुल वही रहेगा, लेकिन इसमें अलग डिवीजन है, बदल जाएगा। अच्छा, तो 3 स्केल में, अच्छा एक चीज़ बताओ, ये 3 स्केल में साइंटिफिकली जो है वो केल्विन स्केल ही यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है जानते हो? टेम्परेचर किसको मेजर करता है ना, डिग्री ऑफ थर्मल एनर्जी को मेजर करता है। अच्छा, ये जो सेंटीग्रेड स्केल जो है ये रिलेटिव थर्मल एनर्जी को मेजर करता है। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 0 डिग्री है, तुम ये नहीं बोल सकते हो कि इसका एनर्जी 0 हो गया है। टेम्परेचर 0 डिग्री है, एनर्जी 0 नहीं हुआ है। जिसका टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहीट हो गया है, इसका मतलब नहीं है कि इसका एनर्जी 0 हो गया है। इसका एनर्जी कुछ ना कुछ है। हाँ, ये बोल सकते हो 0 में जितना एनर्जी है 100 डिग्री में उतना ज़्यादा एनर्जी रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब हीट एनर्जी भी बढ़ेगा। लेकिन तुम ये नहीं बता सकते हो कि जो 0 डिग्री में है उसका एनर्जी 0 है। लेकिन इधर देखो, इधर एक केल्विन स्केल, इधर जो लोएस्ट टेम्परेचर होगा 0 केल्विन। अगर कोई सब्सटेंस अगर 0 केल्विन में रहेगा देन इसका एब्सोल्यूट एनर्जी भी 0 है। तो मतलब क्या है, साफ साफ देखो, ये जो डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहीट जो है ये रिलेटिव थर्मल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, बट केल्विन जो है ये एब्सोल्यूट थर्मल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। केल्विन स्केल में जो 0 केल्विन है वो 0 एनर्जी भी है। तो मतलब ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ थर्मल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिलेटिव थर्मल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग इसको ले लेंगे, बेस्ट होगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें कैलकुलेशन हमारे लिए आसान होगा। तो साइंस में जो स्केल यूज होता है टेम्परेचर के लिए वो केल्विन ही है, ठीक है। और केमिस्ट्री में ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर भी क्या है, वो केल्विन ही है। अच्छा, 3 स्केल में क्या रिलेशनशिप होगा? नहीं, इससे सेम डिवीजन है ना, तो इसे मैथमेटिकली ऐसे कर दो, C माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस अपर माइनस लोअर 100 माइनस 0 इज इक्वल टू F माइनस 32 212 माइनस 32 अपर माइनस लोअर इज इक्वल टू K। केल्विन को K ले रहा हूँ, फ़ारेनहीट को F लिया, डिग्री सेंटीग्रेड को C लिया। अच्छा, K माइनस 273 डिवाइडेड बाई अपर माइनस लोअर 373 माइनस 273। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल टू K माइनस 273 K माइनस 273 बाई 100। ये हो जाएगा रिलेशनशिप 3 स्केल में। डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन हमेशा जरूरत पड़ता है। डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन हमेशा जरूरत पड़ता है। ये दोनों को अगर इक्वेट कर देंगे तो C/100 इज इक्वल टू K माइनस 273 बाई 100 कट गया। तो केल्विन क्या हो जाएगा ना, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। ये हमेशा ज़रूरत पड़ता है, इसको नोट कर लो, इसको पूरा नोट कर लो। किसी को भी किसी का साथ कंपैरिजन करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए कर सकते हो। हाँ, इसको बार बार हम लोग करते हैं, इसलिए ये याद रखोगे तो बहुत बढ़िया है। डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग केल्विन में, क्योंकि बताया अभी साइंस में कौन सा स्केल हम लोग यूज करते हैं, वो केल्विन करते हैं। दिया जाता है अलग बात है, डिग्री सेंटीग्रेड में या तो फ़ारेनहीट में दिया जाता है, लेकिन हम लोग जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो सब केल्विन में ही रहेगा। और डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहीट का बीच में अगर कोई रिलेशनशिप पूछेगा तो ऐसे कर सकते हो, C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई 180, 0 काट दो तो 18/10 हो गया, मतलब 9/5 इंटू C इज इक्वल टू F माइनस 32 मीन्स F will be equal to 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये फ़ारेनहीट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों का काम कहाँ रहेगा, केल्विन में ही रहेगा। और ये अभी खाली याद रख लो, थर्मोडायनामिक्स में इसको डिटेल्स पढ़ोगे। केल्विन को हम लोग क्यों लेते हैं,
साइंस में यही स्केल को हम लोग क्यों लेते हैं? बिकॉज ये जो स्केल है दिस रिप्रेजेंट्स एब्सोल्यूट थर्मल एनर्जी और एक्चुअल वैल्यू ऑफ थर्मल एनर्जी। जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन है मतलब इसका एनर्जी 0 है। काइनेटिक एनर्जी इससे पहले एक स्लाइड में दिखाया गया था कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था तुम्हें? 3/2 kT। देखो T अगर 0 हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, तो मतलब एनर्जी 0 हो जाएगा। तो केल्विन इसीलिए लिया जाता है क्योंकि केल्विन एब्सोल्यूट स्केल को रिप्रेजेंट करता है। डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट रिलेटिव थर्मल एनर्जी को मेजर करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हम लोग कौन सा? टेम्परेचर खत्म हो गया। मेजरेबल प्रॉपर्टीज में क्या था? मोल था, मोल तो बता दिया, टेम्परेचर बताया अभी। नेक्स्ट आया क्या? वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम क्या है ना? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है? लेंथ मीटर में, ब्रेड्थ मीटर में, हाइट, क्योंकि डिस्टेंस ऐसा यूनिट में मीटर ही है, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा। सीजीएस यूनिट में सेम। देखो यूनिट बहुत जरूरी है, एक ही यूनिट में रखेंगे तब जाके होगा ना कैलकुलेशन। और टेम्परेचर का कौन सा स्केल यूज करेंगे? केल्विन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और अभी हम वॉल्यूम डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, वॉल्यूम में ऐसा यूनिट क्या है ना? मीटर क्यूब है। अच्छा, सीजीएस में डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मीन सेंटीमीटर क्यूब, और कॉल्ड एज क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी, और कॉल्ड एज ml ऑल्सो, मिलीलीटर। सेम मीनिंग, किसी को भी लिख सकते हो आज योर विश। तीनों सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अच्छा, रिलेशनशिप क्या होगा? 1 मीटर क्यूब कितना सीसी हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब हो जाएगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ये हो गया 1 मीटर हो गया 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 202020 मतलब 10⁶ हो गया cm क्यूब और cc और ml। नोट इट डाउन। तो 1 मीटर क्यूब जो है 1 मीटर क्यूब 10⁶ cc होगा। बहुत जरूरत पड़ेगा, खाली ये टॉपिक में नहीं, ऑलमोस्ट बहुत सारा टॉपिक में यूनिट, एक यूनिट में रखेंगे तब जाके कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे जैसे ऐसा यूनिट हो गया। अच्छा, ये इसको छोड़ के मोस्टली इसी में आता है, इसको छोड़ के और एक यूनिट बहुत ज़्यादा यूज होता है, वो नाइदर सीजीएस है नॉर एसआई यूनिट है। वो क्या है ना? लीटर, और इसको डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, डीएम क्यूब। तुम्हें पता होगा 1 लीटर कितना ml होगा ना? 10⁻³ ml। ml मीन्स सीसी और cm क्यूब। ये अलग यूनिट है, सीजीएस ऐसा ही यूनिट नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज होता है। अच्छा, सीजीएस में ले लिया। अच्छा, एसआई में कितना होगा? ये देखो 1 मीटर 10⁶ cc है, 10⁻³ ml 1 लीटर हो गया, तो डिवाइडेड बाई 10⁻³ कर दो, तो मतलब कितना हो जाएगा? 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा 1 लीटर। या ऐसे लिख सकते हो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁶ ml और cc और cm क्यूब, और लीटर में हो जाएगा 10⁻³ लीटर। यह है रिलेशनशिप। बस यही यूनिट ही रहेगा जो कैलकुलेशन करोगे, जहाँ पे करोगे यूजुअली मीटर क्यूब सीसी लीटर इसी में ही रहता है सब। और कन्वर्जन नोट कर दो एक दूसरा को, जो कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो वॉल्यूम आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है वॉल्यूम में। अब देखो प्रेशर, प्रेशर इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छा से करो। अच्छा, प्रेशर का डेफिनेशन क्या बताया था ना? फोर्स अपॉन यूनिट एरिया। अच्छा, प्रेशर ऑफ द गैस मीन्स व्हाट ना? कोलिजन ऑफ द गैस पार्टिकल इन द इनर वॉल ऑफ द कंटेनर। क्यों? बिकॉज गैस पार्टिकल्स आर नेवर एट रेस्ट, इट इज ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ मोशन। तो जब वो घूमते रहते हैं तो धक्का तो लगेगा ही,
तो जब धक्का लगेगा तो वो एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो दैट एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज प्रेशर ऑफ द गैस। अच्छा, तो प्रेशर का यूनिट क्या है ना, ऐसा यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री हर जगह जरूरत पड़ेगा। अच्छा, एसआई में फोर्स का यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या रहेगा ना, मीटर स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको जनरली पास्कल भी बोला जाता है, तो पास्कल भी लिख सकते हो, पीए। तो पास्कल क्या है ना, प्रेशर का यूनिट है और वो ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होगा ना, फोर्स रहेगा डाइन में, एरिया रहेगा क्या किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, सीजीएस में हो जाएगा यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, 1 पास्कल या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितना डाइन पर सेंटीमीटर, कैलकुलेट कर दो, 1 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितना डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन है। अच्छा, 1 मीटर स्क्वायर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 1 मीटर इंटू 1 मीटर मीन्स 100 इंटू 100 मीन्स 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कट जाएगा अभी, तो हो जाएगा 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पास्कल को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट किया गया देख लिए, उससे जीएस और एसआई यूनिट प्रेशर का ये है। बट हम लोग का जो मेनली केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री फिजिक्स में इसको छोड़ के पास्कल तो बहुत ज़्यादा यूज भी होता है, और एक यूनिट भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर, डिनोटेड बाय एटीएम। तो इसको समझना पड़ेगा ये क्या है। अच्छा, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब नाम से पता चलता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो प्लैनेट में हम लोग अभी हैं, ये प्लैनेट का सरफेस का ऊपर कम से कम 300-350 किलोमीटर ऊपर तक एक एटमॉस्फेयर है। हाँ, 3-4 किलोमीटर तक बहुत ज़्यादा डेंस है, ऊपर जाओगे तो बहुत ज़्यादा थीन हो जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर तो है। तो जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर डालता है कि नहीं सरफेस का ऊपर, तो जो भी सरफेस में सब प्रेजेंट है सबका ऊपर एक प्रेशर आके लगता है, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं चल रहा है, वो अलग बात है। हम लोगों का बायोलॉजी ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि हम लोगों का प्लैनेट के हिसाब से ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर के साथ आराम से हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। कुछ नहीं लगता है कि जैसे मेरे सर का ऊपर कुछ बोझ है, ऐसा नहीं लगता है, तो ऑटोमेटिकली वो बॉडी हमारा एडजस्ट कर लेता है। लेकिन फिश एडजस्ट नहीं कर पाता है, फिश एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, वो पानी में रहता है इसलिए। चलो बाद में पढ़ेंगे इसको। अच्छा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है ना, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, सिंपल डेफिनेशन क्या है ना, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो जो हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो प्रेशर सरफेस का ऊपर दबा रहा है ऐसे, दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, वो किसका ऊपर डिपेंड करेगा ना, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ लिख दिया, मतलब किसका ऊपर डिपेंड करेगा, एक क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अच्छा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन व्हाट, दिस डिपेंड्स ऑन, अच्छा बताओ किसका ऊपर डिपेंड करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन बताया, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ये जो एटमॉस्फेयर देख रहे हो, ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है हम लोगों के ऊपर, जो भी है सरफेस में, सबका ऊपर प्रेशर तो आ रहा है ना, जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, वो हमें लग नहीं रहा है वो अलग बात है, उसका मैकेनिज्म अलग है, लेकिन हर सबका ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर तो लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो किसका ऊपर डिपेंड करेगा बताओ, फर्स्ट टेम्परेचर का ऊपर तो डिपेंड तो करेगा ही करेगा, गारंटी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से घटने से क्या होगा ना, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बदल जाएगा, थर्मल मोशन चेंज हो जाएगा, थर्मल मोशन चेंज हो जाएगा तो स्पीड बदल जाएगा, स्पीड बदल जाएगा तो प्रेशर बदल जाएगा, तो टेम्परेचर तो गारंटी आएगा ही आएगा। नेक्स्ट लोकेशन,
लोकेशन मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं आल्टीट्यूड क्या है, वो जगह कहाँ पे है, कौन सा आल्टीट्यूड में है, या उसका क्या पोजीशन क्या है। पहाड़ का ऊपर अगर रहेगा तो उसका जितना प्रेशर रहेगा, ग्राउंड में अगर रहेगा तो प्रेशर उसका ऊपर ज़्यादा रहेगा, तो लोकेशन का ऊपर डिपेंड करेगा, आल्टीट्यूड का ऊपर रहेगा। अच्छा, और क्या, थर्ड वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन बात भी सही है। जिस दिन मान लेते हैं बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, उस दिन जितना प्रेशर रहेगा, जिस दिन साइक्लोन हो रहा है, विंड स्पीड बहुत ज़्यादा है, उस दिन जो प्रेशर रहेगा नॉर्मल सनी डे में वो प्रेशर नहीं रहेगा, वो प्रेशर बदल जाएगा। तो वेदर कंडीशन का ऊपर डिपेंड करेगा। नोट कर लो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन क्या है ना, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तीन चीज का ऊपर डिपेंड करेगा। फर्स्ट क्या है ना, टेम्परेचर। सेकंड क्या आ गया ना, लोकेशन, कौन सा लोकेशन में हो, ग्राउंड लेवल में हो या ऊपर हो, कौन सा पोजीशन में हो, उसका ऊपर डिपेंड करेगा। या बोल सकते हो हाइट का ऊपर डिपेंड करेगा, अल्टीट्यूड में लिख दिया हूँ। और थर्ड वेदर कंडीशन, क्या स्थिति है, वेदर का स्थिति क्या है उस पर्टिकुलर टाइम में, जिस टाइम में तुम मेजर कर रहे हो प्रेशर, उस टाइम में वेदर का स्थिति क्या है। ये तीन चीज का ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तीन चीज का ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट टेम्परेचर, तो जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और लोकेशन जो है वो सी लेवल में है, एंड वेदर कंडीशन जो है वो क्लियर वेदर कंडीशन है, तब प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 1 atm। एक्चुअली हम लोग जो 1 atm हमेशा लगा देते हैं ना 1 atm, अगर कोई पूछेगा कि ये रूम में मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अगर कितना प्रेशर लूंगा ये रूम का अंदर प्रेशर, खिड़की दरवाजा खुला है, खिड़की दरवाजा खुला हो गया मतलब बाहर का जो है अंदर का वही प्रेशर रहेगा, तो 1 atm हम लोग ले लेते हैं। लेकिन टू बी स्पेसिफिक एग्जैक्टली वो 1 atm कहाँ पे आता है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पूछा था मेडिकल में, आई थिंक देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब, ये पता चलेगा 1 atm एग्जैक्ट कहां पे आएगा। देखो 1 atm एग्जैक्ट कहां आएगा ना, जब टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा। लोकेशन मतलब तुम्हारा पोजीशन जो है वो अगर तुम लोग सी लेवल में मेजर कर रहे हो तो, एंड अगर क्लियर वेदर कंडीशन है तब जो प्रेशर आएगा दैट इज टेकन एज 1 atm। लेकिन हम लोग, मैं अभी भुवनेश्वर में पढ़ा रहा हूँ, मैं भुवनेश्वर में तो सी लेवल में नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई पूछेगा कि इधर कितना प्रेशर अभी होगा, अरे यार तुम्हारा रूम का अंदर कितना प्रेशर होगा, मैं देखा कि खिड़की खुला है, खिड़की खुला है मतलब मैं रफली बता दूंगा 1 atm ही होगा। तुम लोग भी वही बताओगे 1 atm। तुम लोग जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हो उधर प्रेशर नहीं दिया जाता है, 1 atm ही लेते हो, दो इट इज नॉट एग्जैक्टली एट सी लेवल एंड टेम्परेचर इज नॉट 0 डिग्री। लेकिन एक्चुअल कंडीशन क्या है याद रख लो, ये है एक्चुअल कंडीशन। हम लोग अप्रोक्सीमेटली इसको यूज कर देते हैं हर जगह लगभग 1 atm, और कुछ नहीं दिया है तो लगा दो 1 atm को, लेकिन एक्चुअली कंडीशन ये है। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। ओके, तो एटीएम का डेफिनेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन क्या हुआ ना, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो किसका ऊपर डिपेंड करता है ना, 3 फैक्टर, टेम्परेचर, एक लोकेशन या अल्टीट्यूड, और एक वेदर कंडीशन। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री है, लोकेशन सी लेवल में हो और वेदर कंडीशन अगर क्लियर है, देन एट दैट टाइम प्रेशर इज कॉल्ड एज 1 atm। लेकिन उसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग अपना घर में भी ले लेते हैं, दो इट इज नॉट स्ट्रिक्टली एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और सी लेवल, लेकिन कंडीशन जो है एग्जैक्ट कंडीशन वो याद रखो। अच्छा, ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन। और एक डेफिनेशन भी है, 1 atm में बी डिफाइंड एज, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन, में बी डिफाइंड एज
प्रेशर exerted by 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक लिक्विड है, हाई डेंस लिक्विड है, तो 1 atm में भी डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इन ए क्लोज्ड वर्टिकल ट्यूब। क्लोज होना चाहिए, नहीं तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें ऐड हो जाएगा। इन ए क्लोज्ड वर्टिकल ट्यूब। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थोड़ा देख लो। पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बोला ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, उसका थियोरेटिकल डेफिनेशन हुआ। अच्छा, अभी बोला मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इन ए क्लोज्ड वर्टिकल ट्यूब। ये देखो, एक ग्लास ट्यूब ले लो, क्लोज, नीचे तो क्लोज तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अंदर कौन सा लिक्विड भरना पड़ेगा तुम्हें? अंदर भरना पड़ेगा तुम्हें मर्क्यूरी को। ये मर्क्यूरी लिक्विड को भरो। कब तक भरना है? 70। डिमार्केटेड ट्यूब लेना। डिमार्केटेड समझ रहे हो? इंजेक्शन जो देते हैं सब सिरिंज में लिखा रहता है ना, मार्किंग रहता है, दैट इज कॉल्ड एज डिमार्केटेड ट्यूब। तो एक डिमार्केटेड ट्यूब लिया, ठीक है, जिसका हाइट मुझे पता है, हाइट इसका है 76 सेंटीमीटर। पूरा 76 सेंटीमीटर तक मर्क्यूरी भर दिया और अब ऊपर ढक्कन बंद कर दिया। ऊपर ढक्कन खुला रखूंगा, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका ऊपर आ जाएगा, फिर ये ढक्कन को बंद कर दिया। तो अभी क्या होगा ना, ये जो ट्यूब देख रहे हो या ग्लास देख रहे हो या बोतल देख रहे हो, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तुम कुछ भी बोलो, यूनिफॉर्म होना चाहिए क्रॉस सेक्शन। तो जो बोतल में या बाल्टी में रखा हूँ इसको, ये लिक्विड को मैं रखा हूँ, इसका हाइट 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और दो साइड में क्लोज होना चाहिए। अच्छा, अब देखो, ये जो लिक्विड इधर एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा कि नहीं? तुम लोग एक बोतल में पानी रख के देखो, नीचे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है कि नहीं? अगर कमजोर बोतल होगा ना, नीचे वाला ढक्कन जो है वो फट जाएगा, तो कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेगा। दिस प्रेशर, ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, जो मर्क्यूरी जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो, दैट इज इक्वल टू 1 atm। यह है मर्क्यूरी लिक्विड। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है, थियोरेटिकल डेफिनेशन ये पॉइंट याद रखो, ये वाला पॉइंट याद रखो। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है ना, 1 atm क्या है ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इन ए क्लोज्ड वर्टिकल ट्यूब। लिक्विड भर दो, एक ट्यूब ले लो, वर्टिकली रखो, 76 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। मर्क्यूरी एक हाई डेंस लिक्विड है, इसका डेंसिटी कितना पता है? 13.6 ग्राम पर सीसी। वाटर का डेंसिटी कितना है? नॉर्मल कंडीशन में 1 ग्राम पर सीसी है, मतलब वाटर से 13.6 टाइम्स भारी है, गाढ़ा है, मतलब बहुत सारा मेटल से भी ज्यादा है। मर्क्यूरी एक लिक्विड है, बहुत सारा मेटल से इसका डेंसिटी ज्यादा है। समझ रहे हो ना? ये अद्भुत टाइप का लिक्विड तो होगा। ये हाथ से थोड़ा अगर लिक्विड गिर जाएगा ना, ये फ्लोर को गीला नहीं करेगा, ये स्पीयर जैसा ऐसे ही घूमने लगता है। क्यों? हाई डेंसिटी है, कोहेसिव फोर्स जो है बहुत ज़्यादा रहता है, पार्टिकल दूसरे को छोड़ता नहीं है, बिल्कुल पकड़ के रखते हैं। बाकी लिक्विड में फोर्स कमजोर रहता है, एक पार्टिकल जब फ्लो होता है तो एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल को छोड़ देता है, फैल जाता है, लेकिन ये फैलेगा नहीं, इतना हाई डेंस लिक्विड है। अच्छा, इधर ये लिक्विड मर्क्यूरी को क्यों लिया जाता है, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन पहले डेफिनेशन देख लो पहले। तो एटमॉस्फेरिक 1 atm का और एक डेफिनेशन क्या है? 1 atm का एक डेफिनेशन बताया, क्या है वो ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एट सी लेवल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट क्लियर वेदर कंडीशन, दैट इज 1 atm। ठीक है, ये एक डेफिनेशन हो गया। और एक टेक्निकल डेफिनेशन इसका क्या होगा ना, 1 atm इज द प्रेशर इक्विवेलेंट टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इन ए क्लोज्ड वर्टिकल ट्यूब क्लोज्ड एट बोथ एंड्स। तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ये हो जाएगा 1 atm। तो ये डेफिनेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 atm जो है वो कितना होगा ऐसा यूनिट में और सीजीएस यूनिट में कितना होगा। रुको बताता हूँ।
अच्छा, तो ये वाला डेफिनेशन हो गया, ये वाला डेफिनेशन लिख दिए तुम लोग, ये वाला इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 1 atm इज द प्रेशर exerted by 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इन ए वर्टिकल ट्यूब क्लोज्ड एट बोथ एंड्स। ठीक है, अच्छा, तो ये लिक्विड का प्रेशर है इक्विवेलेंट टू मर्क्यूरी, मर्क्यूरी लिक्विड है, तो 1 atm को हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे अभी सीजीएस एसआई यूनिट में। अच्छा, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, एच रो जी डालेंगे। अच्छा, अभी अभी मैंने बताया 1 atm के लिए मर्क्यूरी का हाइट कितना होना चाहिए ना, 76 सेंटीमीटर। देखो सीजीएस में ले रहा हूँ, ऑलरेडी इसका डायमेंशन ऑलरेडी चेक हुआ है, सीजीएस में रख दो, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अच्छा, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना है, वो भी सीजीएस में रखा हूँ 13.6, इसलिए यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ग्राम पर सीसी क्यों लिखूंगा, मैं तो सीजीएस में सब ले रहा हूँ, तुम लोग समझ जाओगे कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी सीजीएस का ही आएगा। ठीक है, इंटू जी 980, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1.01325 इंटू 10⁶, सब सीजीएस में लिया था। ठीक है, यूनिट आएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एंट्रेंस के लिए 1.01325 को हम लोग राउंड अप कर देंगे, 10⁶ ले लो, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, कुछ एरर नहीं आएगा। तो 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग ले लेंगे। अच्छा, अभी अभी हम लोग डिराइव किए थे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल जो था वो कितना डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, स्टार्टिंग में इसको डिराइव किए थे। ठीक है, अच्छा 1 atm कैलकुलेट कर दिया, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में मिल गया 10⁶, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर 1 पास्कल, मतलब 10 डिवाइड कर दो, मतलब ये हो जाएगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ही याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला, और कहाँ से आया फॉर्मूला, ये एच रो जी। ठीक है, तो 2-3 यूनिट हम लोग डिस्कस, 3 यूनिट हो गया। एक हो गया प्रेशर का यूनिट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक हो गया पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो एसआई यूनिट है, और एक हो गया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि सीजीएस यूनिट है, और एक हो गया एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर सीजीएस एसआई यूनिट नहीं है बट बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसका बारे में डेफिनेशन बताया और इसका कैलकुलेशन भी हम लोग किए, और 1 atm को कैसे हम लोग कन्वर्ट किए पास्कल में, एसआई और सीजीएस यूनिट में, ये स्टेप देख लो। ठीक है, अच्छा, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm मिल गया तुम्हें, पास्कल और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में मिल गया। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है वो वाला यूनिट, एटमॉस्फेयर वाला यूनिट। ठीक है, और क्या पढ़ोगे, अच्छा इसको प्रेशर तो रुको मैं कंप्लीट करता हूँ पहले। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है पता है, बाय ए मशीन कॉल्ड एज व्हाट, बारोमीटर। बारोमीटर एनसीईआरटी किताब से उसको पढ़ लेना सब, बारोमीटर का डिजाइन क्या है, कैसे डिजाइन किया गया है, कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है वो थोड़ा देख लेना वो किताब से। मानोमीटर जो है वो गैस प्रेशर मेजर करता है, बट बारोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकता है। ठीक है, अच्छा, वो बारोमीटर हो या मानोमीटर हो या थर्मोमीटर हो, कोई भी चीज़ देखोगे ना सब मर्क्यूरी क्यों यूज होता है। मर्क्यूरी एक तो टॉक्सिक है, मर्क्यूरी का डिसएडवांटेज बता दे रहा हूं, देखो मर्क्यूरी का डिसएडवांटेज है क्या, मर्क्यूरी का है एक तो टॉक्सिक है और सेकंड कॉस्टली है।
एक तो टॉक्सिक है, मतलब थोड़ा लीक कर जाएगा या तो कुछ थोड़ा बाहर निकल जाएगा तो डेंजरस हो सकता है हेल्थ के लिए, या और एक चीज़ कॉस्टली भी है। जो टॉक्सिक है वो तो कॉस्टली होगा ही होगा। तो हम लोग दूसरा लिक्विड क्यों नहीं लेते हैं? जैसे वाटर, वाटर तो एकदम अबंडेंटली अवेलेबल है, फ्री में मिल जाएगा, और टॉक्सिक तो बिल्कुल है ही नहीं, पी भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ना टॉक्सिक है, पूरा अबंडेंटली अवेलेबल, फिर भी हम वाटर क्यों नहीं लेते हैं? इधर ये जो मर्क्यूरी क्यों सब लेते हैं? तुम पढ़ोगे, मैं तो तुम्हें होमवर्क दे दिया, पढ़ लेना किताब थोड़ा, बारोमीटर मानोमीटर का बारे में पढ़ना। तो दो इक्विपमेंट में देखोगे तो जो लिक्विड यूज हुआ है वो वो मर्क्यूरी ही है। इवन तुम लोगों को पता होगा थर्मोमीटर में भी मर्क्यूरी यूज होता है। मर्क्यूरी टॉक्सिक है, कॉस्टली है, फिर भी क्यों यूज होता है? इसका जगह में हम और लिक्विड क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? वाटर तो बहुत बढ़िया ऑप्शन हमारे पास है, वाटर तो टॉक्सिक नहीं है, कॉस्टली नहीं है, आराम से हम लोग लगा सकते हैं, क्यों नहीं करते हैं? नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा? देखो, वाटर का डेंसिटी कितना है? बहुत कम है, 1 ग्राम पर सीसी। जिसका डेंसिटी कम होगा उसका हाइट बहुत ज़्यादा होगा कि नहीं? मर्क्यूरी का डेंसिटी क्या है? बहुत हाई है, इवन इट इज मोर देन मेनी सॉलिड्स। सॉलिड का जनरल डेंसिटी तो 5-6 ग्राम पर सीसी आता है, लेकिन मर्क्यूरी का डेंसिटी देखो तो कितना है? 13.6 ग्राम पर सीसी, बट इट इज ए लिक्विड। तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब हाइट कम होगा। हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इसको प्रूव करते हैं अभी, ठीक है? तो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है? टू मेजर 1 atm pressure, to measure 1 atm pressure, the height of mercury column, the height of mercury column should be 76 centimeter. ये तो पता है 1 atm मतलब दिस इज हाइट ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कलम। नहीं भी दिया रहेगा तभी लोगे, तो मैं लिख दिया इसको। To measure 1 atm, to measure 1 atm pressure, the height of mercury column should be 76 centimeter. If water is used instead of mercury, what would be its height? What would be its height for the same 1 atm pressure? इसको कैलकुलेट करो, 1 मिनट दे रहा हूं, तब पता चलेगा हाइट क्यों डेंसिटी का साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हुआ? कैलकुलेट किए तुम लोग? क्वेश्चन क्या है? टू मेजर 1 atm प्रेशर, द हाइट ऑफ मर्क्यूरी कलम शुड बी 76 सेंटीमीटर। अभी दिखाया था। अच्छा, अभी मर्क्यूरी को रिप्लेस कर देंगे, मर्क्यूरी को हटा देंगे, उसका जगह में क्या लाएंगे? वाटर लाएंगे। तो वाटर का हाइट कितना होगा फॉर सेम 1 atm प्रेशर? तो कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, तो हम लोग 1 atm प्रेशर मेजर करते हैं। अच्छा, मर्क्यूरी को लेते हैं, फिर वाटर को लेते हैं। अच्छा, दोनों लिक्विड है। अच्छा, लेट मर्क्यूरी हाइट फॉर 1 atm प्रेशर इज h1, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज ρ1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो g तो रहेगा ही। अच्छा, लेट फॉर सेम 1 atm प्रेशर हाइट ऑफ वाटर इज h2, बिकॉज प्रेशर इज सेम, 1 atm वी आर मेजरिंग, जस्ट चेंजिंग द लिक्विड ओनली। मर्क्यूरी जब रहेगा तो इसका हाइट h1 है, वाटर जब रहेगा तो इसका हाइट को मैं h2 ले लिया। अच्छा, लेट डेंसिटी ऑफ अलग अलग लिक्विड मतलब डेंसिटी भी बदल जाएगा, ρ2, लेकिन g तो वही रहेगा, ये कट जाएगा। तो h1 ρ1 इज इक्वल टू h2 ρ2 हो गया। अच्छा, 1 atm के लिए मर्क्यूरी का हाइट कितना होना चाहिए? 76 सेंटीमीटर है, हमें पता है।
डेंसिटी कितना है 13.6 ग्राम पर सीसी सीजीएस में है, इज इक्वल टू H2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, याद रखो नहीं दिया जाता है यूजुअली 1 ग्राम पर सीसी 1, तो इसे मिल जाएगा H2 मतलब हाइट ऑफ वाटर, तो H2 कितना हो जाएगा ना 76 इंटू 13.6, ये आ जाएगा 1033.6 सेंटीमीटर, मतलब लगभग 10.4 मीटर, लगभग 10.4 मीटर। ये देखो कैलकुलेशन देखो, तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो अगर हम लोग मरकरी का जगह में वाटर रख देंगे ना, तो वही 1 ATM के लिए, ये देखो मरकरी अगर मैं 76 सेंटीमीटर रख दिया, 76 सेंटीमीटर, तो जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा दैट इज 1 ATM, मरकरी रखा हूं। अच्छा, अभी मरकरी को रिप्लेस करके अगर वाटर रखूंगा तो ट्यूब का जो लेंथ होना चाहिए ना, वही सेम 1 ATM के लिए 1033.6 सेंटीमीटर। ये जो रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ इसका हाइट लगभग, रूफ का हाइट 3.5 मीटर होगा, करीब 3.5 मीटर, मतलब 3 फ्लोर तक हाइट जाएगा, 3 फ्लोर तक हाइट उठेगा वाटर का। ये बाप रे, अगर तो मैं वाटर अगर रखूंगा तो 1 ATM के लिए, वही 1 ATM के लिए मुझे ट्यूब को जो ट्यूब डिजाइन करना पड़ेगा ना, इसको 1033.6 सेंटीमीटर, देखो कितना बड़ा ट्यूब, ये पॉसिबल है बताओ? इतना बड़ा ट्यूब लेके हम एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, या ऐसा ट्यूब बना के हम लोग ऐसा डिवाइस बना पाएंगे जिसको हम कैरी करके इधर से उधर ले पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन 76 सेंटीमीटर इतना पोर्टेबल, तो अगर हम लोग मरकरी ले लेंगे तो वही सेम 1 ATM के लिए देखो, ये बस 76 सेंटीमीटर, एकदम मतलब बहुत हम लोग पोर्टेबल डिवाइस हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर वाटर लेंगे तो इसका हाइट हो जाएगा 1 ATM के लिए इतना, और 2-3 ATM हो जाएगा तो सोचो कितना हो गया, तो बहुत ज़्यादा हाइट हो जाएगा। मीन्स यू कैनॉट डिजाइन ए पोर्टेबल डिवाइस, यू कैनॉट कैरी दैट डिवाइस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। तो पता चला कि नहीं हाइट क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी हुआ। देखो मरकरी का डेंसिटी कितना था ना, 13.6 ग्राम पर सीसी, डेंसिटी ज्यादा था इसलिए हाइट कम रहा 76 सेंटीमीटर। लेकिन वाटर का डेंसिटी कितना है ना, 1 ग्राम पर सीसी, तो डेंसिटी जितना कम होगा उतना हाइट बढ़ जाएगा, इसलिए लिखा था हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो इस मरकरी का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम लोग मरकरी का यूज करेंगे तो थोड़ा सा सावधानी से अगर यूज करेंगे तो एक्चुअली हम लोग ऐसा डिवाइस बना सकते हैं जिसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, नॉट थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली उसको यूज कर सकते हैं। दो इट हैज सम डिमेरिट्स लाइक इट इज टॉक्सिक, कॉस्टली, लाइक दिस। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कोई पूछेगा तो व्हाई मरकरी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वाटर और इंस्टेड ऑफ ग्लिसरीन, जो भी है। Now mercury density is very high, hence its height will be less. It will ensure us to design a portable device. ये एक फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा height is less, means it ensures to design a portable device. ये सबसे important advantage है मरकरी का, because density is high. ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। और कुछ लिख सकते हो, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज रॉन्ग दे दिया, व्हाई मरकरी इज यूज्ड, कुछ ऑप्शन दे दिया है और पूछा है व्हिच ऑफ देम इज रॉन्ग, तो मैं करेक्ट क्या क्या है सब लिख दे रहा हूं। अच्छा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट करेक्ट आंसर आएगा हाइट विल बी लेस, इसीलिए मरकरी का यूज किया जाता है। हाइट लेस क्यों होगा? क्योंकि इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ये फॉर्मूला डाल के दिखा देना, H1 ρ1 इज इक्वल टू H2 ρ2। देखो डेंसिटी इसका जितना ज्यादा होगा हाइट उतना ही कम हो जाएगा। तो हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन रहा। और मरकरी का डेंसिटी बहुत ज्यादा है इसलिए हाइट कम होगा, और इसलिए हम लोग एक पोर्टेबल डिवाइस डिजाइन कर सकते हैं जिसको हम लोग यूज प्रैक्टिकली कर सकते हैं। और क्या है ना, मरकरी एक नॉन स्टिकी लिक्विड है। देखो इसका डेंसिटी इतना ज़्यादा है, सोच सकते हो कभी ये स्टिक करेगा किसी के साथ? वाटर अगर हाथ से गिर जाएगा तो गीला कर देगा,
सरफेस को गीला कर देगा, लेकिन मर्क्यूरी गीला नहीं करेगा। नॉन स्टिकी लिक्विड, अच्छा नॉन स्टिकी से क्या फायदा मिलेगा? नॉन स्टिकी मतलब ये ट्यूब में, ग्लास ट्यूब में लगेगा नहीं, लगेगा मतलब नहीं, मतलब क्या होगा, एग्जैक्ट मेजरमेंट तुम्हें मिलेगा, एरर नहीं आएगा मेजरमेंट में। तो ये भी एक रीजन है। और थर्ड भी इंपॉर्टेंट रीजन है, इट हैज नेग्लिजिबल थर्मल एक्सपेंशन। नेग्लिजिबल थर्मल एक्सपेंशन, अच्छा थर्मल एक्सपेंशन मतलब क्या है ना, हम लोग अगर हीट करेंगे, इट्स ए नेचुरल थिंग, कुछ एक्सेप्शन भी है, आइस एक्सेप्शन है, अगर हम लोग हीट करेंगे तो थर्मल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। वाटर का, यूजुअली लिक्विड का सॉलिड से लगभग 10 टाइम्स ज़्यादा थर्मल एक्सपेंशन रहता है, और गैस का तो बहुत ज़्यादा, लेकिन लिक्विड सॉलिड को अगर कंपेयर करेंगे तो लिक्विड का यूजुअली 10 टाइम्स ज़्यादा रहता है सॉलिड से थर्मल एक्सपेंशन। लेकिन मर्क्यूरी जो है इसका थर्मल एक्सपेंशन नेग्लिजिबल है, इसलिए थर्मोमीटर में सोचो क्यों वाटर नहीं लिया गया है। अगर वाटर ले लेंगे तो अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा ना, वाटर बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर जाएगा या इवापोरेट कर जाएगा और रीडिंग गलत आ जाएगा। लेकिन अगर तुम लोग मर्क्यूरी लिए हो, ना वो इवापोरेट करेगा ना वो एक्सपांड होगा, इवन इफ यू आर चेंजिंग द टेम्परेचर, तो अगर उसका कुछ चेंज नहीं होगा तो तुम्हें जो रीडिंग मिलेगा वो एकदम सही रीडिंग मिलेगा। थर्मल एक्सपेंशन अगर लिक्विड का हो जाएगा तो रीडिंग तुम्हारा गलत आ जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक भी इसके साथ हम लोग जोड़ सकते हैं, मर्क्यूरी का एक क्लियर मिनिस्कस मिलता है, क्लियर मिनिस्कस एकदम दिखेगा। अभी तुम लोग देखो ग्लास में थोड़ा वाटर लेके, क्लियर मिनिस्कस क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, थोड़ा बैंड ऐसे मिलेगा। मैं बोलूँगा तो मेजर करके बताओ क्या है हाइट, तो 0.2 0.1 मिलीमीटर चेंज हो सकता है तुम लोगों का मेजरमेंट में। लेकिन अगर हम लोग मर्क्यूरी ले लेंगे तो जो 0.1 मिलीमीटर भी है ना, वो भी नहीं आएगा। शार्पली डिफाइंड मिनिस्कस किसका? मर्क्यूरी का, इसलिए भी लिया जाता है शार्पली डिफाइंड मिनिस्कस। तो ये 4 पॉइंट हम लोग मोर और लेस लिख सकते हैं, जिसके लिए हम वाई मर्क्यूरी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वाटर और इंस्टेड ऑफ दूसरा जो हम लोगों का लिक्विड है, हम लोग कंपेयर क्यों मर्क्यूरी का यूज करते हैं। लेकिन फर्स्ट पॉइंट जो है ये नोट करने वाली पॉइंट है, और इससे ये फार्मूला क्वेश्चन जो आता है। अच्छा, कोई पूछेगा तो 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ वाटर? 1 centimeter of mercury is how many centimeter of water? वो याद रख लेने से न्यूमेरिकल इजीली हो जाएगा। इजीली मतलब टाइम नहीं लगेगा। अरे यार, हाँ, ये क्वेश्चन तो दिया था, इसको तुम लोग किया था कि 1 atm प्रेशर के लिए अगर 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी का हाइट रहेगा तो अगर वाटर लेंगे तो उसका हाइट कितना होगा, ये आया था आंसर, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है ना, 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ वाटर। यही फार्मूला यूज करना, H1 रो 1g इज इक्वल टू H2 रो 2g। अच्छा, फर्स्ट वाला को वाटर ले लो या मर्क्यूरी ले लो, सेकंड वाला को वाटर ले लो, ठीक है। अच्छा, मर्क्यूरी का हाइट 1 ले लिया, रो कितना है 13.6, अच्छा जी तो कट जाएगा। अच्छा, H2 वाटर का हाइट निकालना है, वाटर का डेंसिटी 1 है, तो H2 कितना हो जाएगा, तो H2 हो जाएगा 13.6 सेंटीमीटर। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख दो। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा दैट इज इक्विवेलेंट टू 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट।
तो जितना सेंटीमीटर मर्क्यूरी होगा तुम उससे 13.6 मल्टीप्लाई कर दोगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम का सबका यूनिट। और ये वाला स्लाइड में मैं इसको लास्ट स्लाइड में इसको सब रख दिया हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज करके नेक्स्ट स्लाइड ले आता हूँ। अब समझ में आ गया? अच्छा, फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। टेम्परेचर का 3 स्केल हुआ, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहीट और क्या हो गया, केल्विन। लेकिन केल्विन जो है वो एक्चुअल स्केल है, बाकी जो है वो रिलेटिव थर्मल एनर्जी को मेजर करते हैं। और रिलेशनशिप क्या है याद रखो, वॉल्यूम में सेल्सियस, एसआई और लीटर वाला बता दिया, वो आसान है। प्रेशर इंपॉर्टेंट है, प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रेशर का क्या क्या यूनिट पता चला ना, एक पास्कल क्या है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सीजीएस में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 पास्कल 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन पास्कल जितना यूज होता है उससे ज़्यादा और एक यूनिट ज़्यादा यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। वो एटमॉस्फेयर का बारे में मैं बता रहा था। एटमॉस्फेयर क्या है, डेफिनेशन ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट सी लेवल and at clear weather it is equal to 1 atm or it is equivalent to 76 centimeter of mercury in a vertical tube closed at both ends। तो वो डेफिनेशन से हम 1 atm को कन्वर्ट कर दिए, कितना होगा पास्कल में, कितना होगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। एक कन्वर्जन देख लो। ठीक है, अच्छा, और एक अच्छा प्रेशर का और एक यूनिट क्या है देखो, टॉर, और इसको मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी भी बोलते हैं। ये छोटा वाला यूनिट, जैसे डिस्टेंस का एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, छोटा वाला डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। टॉर ऐसे ही छोटा प्रेशर जो है, कम प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है, और इसको mm ऑफ मर्क्यूरी भी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 mm ऑफ मर्क्यूरी इन ए वर्टिकल ट्यूब closed at both ends, vertical tube closed at both ends। जैसे एटीएम का डेफिनेशन क्या था ना, एक 76 सेंटीमीटर वाला ट्यूब में तुम मर्क्यूरी भर दो, जितना प्रेशर वो एक्सर्ट करेगा दैट इज इक्वल टू 1 एटीएम। ये हम देख चुके हैं। अच्छा, टॉर क्या होगा, छोटा वाला, बस 1 मिलीमीटर। अच्छा, 76 सेंटीमीटर मतलब कितना मिलीमीटर होगा, इंटू 10, 760 मिलीमीटर। तो इधर 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी था, तो वो जो प्रेशर डाल रहा था दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 एटीएम। अभी सिर्फ 1 एटीएम 1 मिलीमीटर मर्क्यूरी लिया एक वर्टिकल कॉलम में, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, हाउएवर स्मॉल इट में भी, हाँ स्मॉल तो लगेगा, 1 मिलीमीटर कितना, इतना सा, इतना मर्क्यूरी कितना प्रेशर डालेगा, बहुत कम, दैट इज इक्वल टू 1 टॉर। जो भी है जितना कम है वही 1 टॉर है। तो 1 टॉर और 1 एटीएम में डायरेक्ट रिलेशनशिप है क्या ना, ये 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी का हाइट को रिप्रेजेंट, हाइट का प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 mm मर्क्यूरी हाइट का प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब 1 एटीएम जो है वो 760 टाइम्स ऑफ 1 टॉर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर और 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। ये जो, और 1 टॉर अगर कन्वर्ट कर रहे हो एटीएम को तो 1/760 एटीएम हो गया। लेकिन ये कभी कभार आता है टॉर, बहुत कम प्रेशर जहां पे नियर वैक्यूम रहता है उधर टॉर में आता है प्रेशर, और मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी लिखा जाता है, बहुत कम रहता है। अच्छा, और एक यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज बार। 1 बार इज इक्वल टू, थर्मोडायनामिक्स में पता चलेगा इसका क्यों ये लिया गया है। देखो क्लोज है एटमॉस्फेयर के साथ, 1.01325 एटीएम। अगर इसको अप्रोक्सीमेट कर दोगे, क्योंकि हम लोग उधर ऑलरेडी अप्रोक्सीमेट ले चुके हैं तो इधर भी अप्रोक्सीमेट कर लेंगे, तो 1 बार जो है वो लगभग 1 एटीएम ही है। तो ये सारा जो प्रेशर देख रहे हो ये सब प्रेशर का यूनिट। तो कितना प्रेशर का यूनिट पता है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल एक हो गया, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, नेक्स्ट आया एटमॉस्फेयर, नेक्स्ट आया टॉर और मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और आया बार। मैक्सिमम कौन यूज होता है ना, एटमॉस्फेयर एंड पास्कल।
ये दोनों मैक्सिमम यूज होता है। पास्कल मीन्स न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये हो गया, सब प्रेशर का यूनिट हो गया। और एक चीज़ याद रखना, मर्क्यूरी क्यों यूज होता है वो बता दिया, 4 पॉइंट इसका हमने बता दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है डेंसिटी हाई है। डेंसिटी हाई है मतलब हाइट कम हो जाएगा। अगर हाइट कम हो जाएगा हम लोग आसानी से इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं और डिवाइस बना सकते हैं, प्रैक्टिकली इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन वाटर को प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते हैं। और कुछ पॉइंट भी उसके साथ दे दिया, उसको याद रखना। ठीक है, तो लास्ट स्लाइड में वो मैंने सब जो भी तुम्हें पढ़ाया अभी जो प्रेशर का बारे में वो सब नोट कर दिया हूँ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बोला था, इसको टर बोलते हैं। अगर सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी लिखा है, 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो वो कितना हो जाएगा ना, जितना था डिवाइडेड बाई 70। इधर 760 किए थे, इधर 76 कर देना, ये रिलेटेड है। अच्छा ये वाला, हाँ ये वाला 6th वन जो है PSI, PSI कहाँ पे देखे यूज होते हुए? साइंस में तो नहीं देखे, मतलब हम लोगों का टॉपिक में तो नहीं देखे होंगे। तुम लोग जब गाड़ी का प्रेशर देने गए जाते हो, प्रेशर पंप मतलब टायर में जब देते हो तब PSI रीडिंग आता है। ब्रिटिश सिस्टम है लेकिन तब से चला आ रहा है, अभी तक भी चालू है, इसको कोई चेंज भी नहीं कर रहे हैं। तो वो गाड़ी वाड़ी प्रेशर जो हम लोग मेजर करते हैं इसी में रहता है ये वाला यूनिट जो है, लेकिन ये ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको मैं खाली लास्ट को लिख दिया हूँ। और कितना पास्कल है खाली नोट कर दो। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो टाइम अच्छे। अच्छा तो यहाँ तक आज तो ये तो शुरुआत डिस्कशन था गैसीय स्टेट का बारे में। हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इसका बारे में खाली देख लिए। लॉ कुछ शुरू नहीं किया गया है। और तुम लोगों का क्लास जो है मुझे जहाँ तक मालूम है वो सब ऑनलाइन ही होगा। तो जब क्लास शुरू हो जाएगा तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे।